तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगले दिन हम लोग को बताया जाता है कि जैसे ही सुबह की रोशनी फैल रही थी, ट्रेनिंग कंटेंट में परिवर्तन के संबंध में एक मैसेंजर को भेजा गया। फाइनल टैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर द्वार से लगभग 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में होम पवेलियन स्थित है। इसकी पहली मंजिल के फ्लोर पर व्हाइट फ्लेम की तलवार है, और अगर कोई स्क्वाड पहरेदार ट्रेनी की नजर को चकमा देकर इसे ले जाने में कामयाब हो जाता है तो ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर की हत्या करने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्क्वाड के विभिन्न मेंबर के बीच घातक बल का यूज किया जा सकता है। हमारे एमसी के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि शुरुआत में हमें इतनी सख्ती से कहा गया था कि हत्या न करना, अब अचानक नीति में बदलाव करना। तो दूसरा कहता है कि अचानक ऐसा क्यों। तो हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो यू फुआंग और ट्रेनी की मौत के बारे में सच्चाई की पुष्टि करना चाहते हैं। वो इस तरह की जानकारी के साथ सटीक एनालाइज प्रकट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हालात इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। फिर हमें होम पवेलियन के दिखाया जाता है और इंस्ट्रक्टर ग्यो का दिखाया जाता है, जहाँ वो खड़ा रहता है। पीछे से आके कहता है कि आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग किस तरह से आएंगे। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो नॉर्मल तरीके से अंदर घुसने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हेवनली डेमन के डिसाइपल द्वारा भेजे गए पर्सन चर के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन वो इतने नॉर्मल नहीं होंगे कि अचानक अंदर घुसकर वाइट फ्लेम की स्वॉर्ड उठा ले और यहाँ से चले जाएं। वो हर पॉसिबल तरीके से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। वो शायद जहर का इस्तेमाल करे या जंगल से तलवार की एनर्जी का यूज करे, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं गोलीबारी का सहारा लेता, आसपास आग लगाकर हमें क्योस में ढकेलने और फिर घुसपैठ करने के द्वारा। तो पीछे से वो बंदा कहता है कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो आग न लगा दे। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इसकी भी एक सीमा होगी, क्योंकि अगर ये पवेलियन जलकर राख हो जाता है तो ट्रेनी के लिए तलवार लेकर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमने आग से बचाव के लिए पर्याप्त पानी और रेत भी तैयार रखी है। वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोधियों को बाहर निकालने के लिए एक चारा जरूरी था, लेकिन व्हाइट फ्लेम की स्वॉर्ड एक वैल्यूएबल स्वॉर्ड है जो ब्लड डेथ पवेलियन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी अनमोल चीज को यहाँ रखना, इफ ट्रेनिंग की वस्तु में अचानक बदलाव लाने वाला पर्सन, मैं उस अहंकारी कमीने का चेहरा देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी वहाँ चुपके से आ जाता है और ये सब देख रहा होता है। अपने मन में कहता है कि लोकेशन जानकारी के अनुसार व्हाइट फ्लेम की तलवार पहली मंजिल पर है। क्या कुल 60 इंस्ट्रक्टर पहरा दे रहे हैं, तो अब इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। भले ही मुझे सिर्फ एक ही पर्सन खोज ले, सभी साथों के हमले तुरंत बरस पड़ेंगे। इनमें से 3 विशेष रूप से एक फॉर्मिडेबल फीलिंग है। अगर मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ूंगा तो फाइट होना तय है। तभी हमारा एमसी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर आग लग रहा होता है और हमारा एमसी कहता है कि ट्रेनी की नजरों में आए बिना तलवार ले जाना। तभी इंस्ट्रक्टर के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सर, उन कमीनों ने पहाड़ में आग लगा दी है। तो वो कहता है कि बिल्कुल जैसा तुमने सोचा था। तो एक बंदा कहता है कि सभी लोग आपको शेल्टर लेना होगा अगर आग की लपटें इसी दिशा में बढ़ रही है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, तैयार पानी और रेत की मदद से आग पर काबू पाओ। तो ये बात सुन के वो कहता है कि ये उस तरह का लेवल का नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा ही आग लगा होता है। तो बंदा कहता है कि अभी कुछ देर पहले सब ठीक था और आग इस तरह कब बढ़ गया। तो एक बंदा कहता है कि पर्वतीय और घाटी की हवाओं के कारण आग कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और फैल रही है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये लोग पागल हो गए हैं, क्या उन्हें अपनी सीमाएं नहीं पता, क्या वो पूरे पहाड़ को जलाकर राख करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय ट्रेनिंग समस्या का विषय है, हमें जल्द से जल्द व्हाइट फ्लेम की स्वॉर्ड वापस लानी होगी और यहाँ से भाग निकलना होगा। आग बहुत तेजी से फैल रही है, ये पहले ही पवेलियन तक पहुँच चुका है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि नहीं, हमें यहीं पर इसे रोकना होगा। इस पैमाने की जंगल की आग ये ब्लड रिवर स्कॉट के हॉल तक भी ये पहुँच सकता है। सबसे पहले आसपास के पेड़ों को काट डालो, हमें आग को और फैलाने से रोकना होगा, जल्दी करो। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, और इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहता है कि ट्रेनिंग समाप्त होते ही मैं उन सबको मार डालूंगा। और हमारा एमसी ये सब चुपके से देख के कहता है कि बहुत बढ़िया, उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है। एक ऐसा पर्सन जो बिना पीछे मुड़े इस हद तक कुछ भी कर ले, क्या ये वही आदमी है। हमारा एमसी तेजी से भाग के जाने लगता है और कहता है कि खैर, आग लगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इंस्ट्रक्टर की नजरों में आए बिना मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तलवार उठाने का अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त हो गया है। और उस स्वॉर्ड को जैसे ही हमारा एमसी उठाता है तो सिस्टम पे लिख कहता है कि आपने व्हाइट फ्लेम स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लिया है। ये एक यूनिक फ्लेम टाइप आइटम है, आप इसे पावरफुल अटैक बिना इंटरनल एनर्जी के यूज कर सकते हैं। आपने रेजिस्टेंट और एफिनिटी फ्लेम इनहेंस कर लिए हैं। यूनिक आइटम व्हाइट फ्लेम के स्वॉर्ड फायर से संबंधित मार्शल आर्ट की एबिलिटी को उनकी अधिकतम सीमा तक बढ़ा देती है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो ये बात है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे आसपास की गर्मी ये नरम पड़ गया है, मानो अब ये मेरे बॉडी में इंटर नहीं कर रहा हो। इसकी एबिलिटी को देखते हुए इसे डिवाइन स्वॉर्ड कहना कोई बेकार नहीं होगा। ये तलवार शायद 4 अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट की फ्लेम के लिए उपयुक्त हो सकती है। तभी हमारे एमसी के पास कोई
आ जाता है और यह ग्योगी होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि हम फिर मिल गए ग्योगी। तो ये बात सुन के वो कहता है कि ये आवाज और डिसाइपल के सबॉर्डिनेट। हमारा एमसी स्वॉर्ड दिखा के कहता है कि मेरे पास इस्तेमाल करने लायक हथियार नहीं था, लेकिन मुझे सही समय पर एक अच्छा वेपन मिल गया है। कितनी शर्म की बात है, तुम इतनी दूर तक नरक की आग सहते हुए आए, लेकिन लगता है कि मैं इसे पहले ले लूंगा। बहुत गर्मी हो गई, इसलिए जल्दी से बाहर निकल जाओ। तो ग्योगी हंसते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि मेरी जमजात फिजिकल पावर हमेशा से आग के प्रति मजबूत रही है और मुझे इस बात पर कोई खास हैरानी भी नहीं हुई। मुझे किसी तरह से ऐसा लगा कि तुम यहाँ पहले आओगे। क्या तुम जानते हो कि मैंने इतनी बड़ी आग क्यों लगाई? मेरे लिए वो तलवार, वो मिशन या ट्रेनिंग अब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई मुझे इंटरप्ट करे। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए पागल तरह गुस्साते हुए कहता है कि लाइफ और डेथ की खूनी लड़ाई में उलझे रहने के दौरान बस यही है। तभी हमारा एमसी को देख के एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये बास्टर्ड ये तो डेथ को पॉइंट को प्रेस कर दिया है और सीधा हमारे एमसी पे वो बंदा अटैक कर देता है। तो हमारा एमसी को रोकने की कोशिश करता है। योगी मुस्कुरा के कहता है कि पिछली बार मुझे जो अपमान सहना पड़ा था उसका बदला मैं आज जरूर लूंगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओल्डोंग में मैंने जिन अनगिनत खूनी फाइट का एक्सपीरियंस किया, उनमें आग लगना एक स्पेशल रूप से बार बार होने वाली सिचुएशन थी। और मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बार बार इस तरह से जानलेवा मुकाबलों से गुजरने के कारण मेरा बॉडी एक ऐसे बॉडी में बदल गया जिसे लगभग कोई दर्द महसूस नहीं होता। तुम समझे कि मेरा गोल क्या है? इस बैटल फील्ड में जो पूरी तरह से गर्मी से घिरा हुआ है, दर्द का न होना भी एक आशीर्वाद से कम नहीं है। आग हमेशा मेरे साथ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम मेरे अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो, इसलिए भले इसका मतलब मेरे लाइफ का पावर बलिदान देना हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा। तो हमारा एमपी थोड़ा मुस्कुरा के कहता है कि ये सिचुएशन एडवांटेज है। तभी हमारा एमपी उसको पीछे कर देता है और उससे कहता है कि ऐसा हमेशा ही होता है। तुम्हारे जैसे लोग इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हैं। तुम्हारा पास्ट भयानक था और तुम केवल जिंदा रहने के लिए जीते थे, तो तुमको लगेगा कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे नजरिए से मैंने किस तरह का जीवन जिया है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका पास्ट तुम्हारा जितना भयानक हो, और कोई भी सिर्फ इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि वो मर नहीं सकता। क्या तुमको लगता था कि बाकी सभी लोग आराम से और अच्छे लाइफ बिता रहे हैं? ये बात सुनकर ग्योगी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा एमसी बताता है कि मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक तुमने जो भी एक्सपीरियंस किए हैं, डेथ के क्राइसिस भी, मेरे लिए वो सब कुछ हद तक विचित्र और नॉर्मल चीजें हैं। और मजे की बात यह है कि फिलहाल मेरे लिए भी यही सबसे अच्छी सिचुएशन है। अगर मैं तुम्हें यही मार दूं तो मायो भी जो तुमसे ऊपर है, तुम्हारी डेथ का कारण पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि ये मेरे लिए, मेरे सुपीरियर गोनमा के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। ये सब है तुम्हारी वजह से। लकी आग के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर ग्योगी थोड़ा पागलों जैसा हंसने लगता है और अपना पैर जमीन पर मारता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हमारे एमसी के चारों तरफ तेजी से घूमने लगता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो तेज है। उसकी डेथ के एको पॉइंट को दबाने से उत्पन्न इंटरनल एनर्जी और उनके पैरों की चाल से उत्पन्न भ्रमों के साथ इसके अलावा आग और धुआं के कारण उसे पकड़ना आसान नहीं होगा और सीधा हमारे एमसी के पीछे से अटैक कर देता है। और जैसे हमारे एमसी को मारता है और हंसते हुए कहता है कि मैं जीत गया। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा एमसी का वो इल्यूजन होता है और हमारा एमसी कहता है कि समय को जबरदस्ती धीमा करना, और उसके पीछे आके कहता है कि तुम केवल नहीं हो जो इल्यूजन का इस्तेमाल करते हो। ये बात सुन के वो थोड़ा कांपते हुए कहता है कि बकवास, इसे इल्यूजन कहना गलत होगा, ये बहुत ही सटीक था। तुमने किस प्रकार की मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया है? तो हमारा एमसी मुस्कुरा के उससे कहता है कि मैंने हेवनली डेमन डोमिनेटिंग स्टेप को सीखा है। ये बात सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये आदमी बिल्कुल शुरुआत से ही, उसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी कोई टेक्निक को यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो मरते हुए कहता है कि जिसे मैं कभी नहीं हरा सकता हूँ। और हमें दिखा जाता है कि हमारे एमसी ने उसका सर काट दिया होता है और पूरी जगह बेअदम आग लग जाती है।